जी भैया, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशंस में लगे हुए होंगे। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर से रिलेटेड यानी चैप्टर 2 से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की बात करने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स क्या बोले, पहले तो देखेंगे प्रूफ कौन कौन से उस चैप्टर से इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। पिछला वीडियो जो हमने बात की थी उसमें भी 3 प्रूफ की बात कर रही है, आज हम उसके आगे बात करने वाले हैं। ये प्रूफ भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देख लेते हैं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी डाउट आता है तो यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी दे रखा होगा आपको, ठीक है। तो उस पर चाहे तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली किसी भी चीज को लेके अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, किसी भी फिजिक्स के टॉपिक्स को लेके आपके पास डाउट्स हैं तो वहां पे भेजिए। मैं बिल्कुल अवेलेबल होकर आपको उन चीजों के लिए रिस्पॉन्स करूंगा, उन चीजों के लिए आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या है? न्यूमेरिकल नहीं, पहले प्रूफ है। प्रूफ देखते हैं पहले। तो प्रूफ क्या कह रहा है, हम एक रिलेशन डिराइव करना चाह रहे हैं किसके किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हम एक रिलेशन डिराइव करना चाहते हैं। तो हमें पता है कि अगर हम मान लें ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज ऐसे दे रखा है, एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है हमारे पास, क्यों पॉजिटिव, ठीक है। अब इससे कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है, ठीक। अब अगर हमको किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, किसी भी सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है तो पहला हमारा काम क्या होता है, पहले हम एक पॉइंट टेस्ट चार्ज, ठीक है, एक टेस्ट चार्ज कंसीडर करते हैं वहां पे। तो हम कंसीडर कर लेंगे कि यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, ठीक, एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है। तो अगर इस सोर्स चार्ज की वजह से इस पॉइंट ए पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही तो होगी, है ना। जो फोर्स की डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर है, उधर है, ठीक। पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन उस डायरेक्शन में, इसी वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मींस दैट अवे फ्रॉम द चार्ज। तो यही डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पॉइंट पे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब अगर हम बात करें पॉइंट ए पे पोटेंशियल की वैल्यू मान लेते हैं वी ए है, ठीक, वी ए है। अब अगर इस चार्ज को पकड़ के हम इधर खींचते हैं जबरदस्ती, ठीक है, इस चार्ज को क्या किया जाए, पकड़ के हम जबरदस्ती खींच रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमको काम करना पड़ रहा होगा। और मान लेते हैं कि हमने इसको एक dr डिस्टेंस डिस्प्लेस किया है और हम पॉइंट बी पे पहुंच गए। कहां पहुंच गए, पॉइंट बी पे। तो जाहिर सी बात है हमको कुछ ना कुछ काम करना पड़ा होगा इधर खींचने के लिए इसको, है ना। जबरदस्ती लेके आ रहे हैं ना, ये आना ही नहीं चाह रहा है, ठीक। तो जबरदस्ती जब हम लेके आ रहे हैं तो इसका मतलब हमको काम करना पड़ रहा है, और काम करना पड़ रहा है तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे वी बी पोटेंशियल है और वी बी की वैल्यू क्या होगी, वी ए में कुछ वैल्यू ऐड हो गई होगी, मानते कि नहीं, वी बी की वैल्यू बढ़ गई होगी क्योंकि हम उसको लेके इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो अगर इस पॉइंट पे बात करें, इस पॉइंट पे अगर बात करें, द फोर्स ऑन द चार्ज क्यू नॉट एट पॉइंट ए, अगर बात की जाए तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्स की वैल्यू क्यू नॉट ई के बराबर होगी कि नहीं होगी, और कैसी होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि क्या रिपेल कर रहा है, या नेगेटिव डायरेक्शन क्या बता रही है हमको कि रिपेल कर रहा है चार्ज को, ठीक है। ये पॉजिटिव होती है अगर वहां पे एक इलेक्ट्रॉन होता, अगर फोर्स अट्रैक्टिव है तो ये पॉजिटिव साइन और रिपल्सिव है तो ये नेगेटिव साइन। तो इस फोर्स के साथ ये वाला चार्ज जो कि हमारा सोर्स चार्ज है, वो इस वाले चार्ज को बाहर की तरफ रिपेल कर रहा होगा लगातार, तभी तो पोटेंशियल डेवलप होगा, ठीक। तो अगर इतना फोर्स लग रहा है और हम इसको एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr डिस्प्लेस करना चाहते हैं, ठीक। सपोज वी वांट टू डिस्प्लेस दिस चार्ज q नॉट थ्रू अ डिस्टेंस कितनी, dr, देन अमाउंट ऑफ वर्क डन की वैल्यू क्या होगी भैया, अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्यों लाल पीले, अमाउंट ऑफ वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी बहुत छोटी होगी, dw की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f इंटू डी आर के बराबर। बोलो
F इंटू डी आर के बराबर ही तो होगी, कोई दिक्कत नहीं है। रख दे यहाँ पे वैल्यू F की वैल्यू है माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर, यही वैल्यू है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करें, वर्क डन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, यही तो फॉर्मूला पढ़ा था। तो यहां से अगर वर्क डन निकाल लें, वर्क डन, तो इस चीज को हम डेल्टा भी बोल सकते हैं ना, ये तो क्या है, चेंज इन पोटेंशियल है, तो इसको डीवी बोल दें, कोई दिक्कत नहीं, डीवी बोल दो, डेल्टा भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, इनटू क्यू नॉट, होगा कि नहीं होगा। अब स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल है तो स्मॉल वर्क डन हमको मिलेगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें। अब देख रहे हैं दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो गई होगी, सेम हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उम्मीद तो यही है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इन दोनों को इक्वेट कर दें, क्योंकि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है। तो राइट हैंड साइड की बात करें तो डीवी इंटू क्यू नॉट मस्ट बी इक्वल टू किसके, माइनस क्यू नॉट ई डी आर के, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। यहां से देखें तो डीवी बाई डी आर इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ ई, या हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे डीवी बाई डी आर क्या है, ठीक, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, ये क्या है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, कुछ भी बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। इस चीज को बोलते हैं हम पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या बोला जाता है इसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला जाता है, ठीक, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला जाता है। अगर बात करें पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है ना, पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि पोटेंशियल ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। किसी भी स्केलर क्वांटिटी का अगर आप ग्रेडियंट निकाल देते हो तो वो वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी के बराबर थोड़ी होगी, वेक्टर क्वांटिटी के ही बराबर होगी। इसका मतलब डीवी बाई डी आर भी आपका कैसा होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। अब ग्रेडियंट होता क्या है, ग्रेडियंट किसी भी क्वांटिटी को अगर हम पोजीशन के रेस्पेक्ट में या डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में या डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में उसका वेरिएशन देखते हैं, यानी हमने क्या किया, स्केलर क्वांटिटी के साथ एक डायरेक्शन ऐड कर दी है, डिस्टेंस, एक डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ऐड कर रहे हैं ना, इसके साथ हम कह सकते हैं। तो अब हम पोटेंशियल को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ देख रहे हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ देख रहे हैं, तो इसका मतलब एक डायरेक्शन इसमें ऐड हो गई है, जो हमको एक वेक्टर क्वांटिटी दे रही है, ठीक है। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या पोटेंशियल की वैल्यू या पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू यहाँ कैसे डिफाइन की जाती है, डायरेक्शन कैसे डिफाइन की जाती है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस डायरेक्शन में है, जबकि पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती हुई किस डायरेक्शन में दिख रही है, इस डायरेक्शन में दिख रही है। इसी वजह से एक नेगेटिव साइन लगा हुआ है यहाँ पे, और ये हमको बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो डिक्रीज किस डायरेक्शन में हो रही है, उस डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना, तो पोटेंशियल की वैल्यू उस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है और उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये रिलेशन हमको यही बताता है कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही होगी। समझ में आई बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आपके पास जो सेशन आपका चल रहा है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखते रहें। इसके बाद अगले प्रूफ पे बात करते हैं, और हम अगला प्रूफ किस चैप्टर से बात करें तो क्या इंपॉर्टेंट है वो जरा देखते हैं। अगला जो प्रूफ है मुझे लगता है वो कैपेसिटेंस है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस हम लोग निकालते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जा सकता है आपसे 3 या 5 मार्क्स में। 2-3 प्रूफ हैं उसके और सारे हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे सिर्फ, और उसके बीच में हम लोग क्या निकालेंगे, कैपेसिटेंस निकालेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम लोग कैपेसिटेंस निकालने वाले हैं, ठीक। तो टॉपिक से पता चल गया होगा, कुछ सुना सुना लग रहा होगा ना, जब सुना लगे, एग्जाम आ चुके हैं तो जब सुना लगेगा ही भैया। शुरू करता है। तो अगर बात की जाए, हमारे पास मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव प्लेट ऐसे दे रखी है हमारे पास,
ठीक, एक पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटर की इस तरीके से, और एक ये नेगेटिव प्लेट है। ठीक, ये वाली पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। ठीक, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब अगर हम बात करें तो मान लें कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा है, प्लस सिग्मा होगी, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लें तो माइनस सिग्मा होगी, कोई दिक्कत नहीं है। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना, किसी एक यूनिट एरिया पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वही आपको क्या देता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी देता है। ठीक है, कैसे समझाया जाता है? फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मान लो एक प्लेट है इस तरीके से, एक यूनिफॉर्म प्लेट है, और इसको आपने बाहर से कहीं से एक पॉजिटिव चार्ज दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या करेगा? इस प्लेट पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसकी कुछ डेंसिटी होगी पर यूनिट एरिया के रिस्पेक्ट में, इस चार्ज की कोई ना कोई डेंसिटी होगी ना पर यूनिट एरिया के रिस्पेक्ट में, उसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। अब अगर हम बात करें इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, इस रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ई की वैल्यू यहां पे देखते हैं जरा, इस ध्यान से देखो, इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे कैसी होगी? अवे फ्रॉम द प्लेट होगी। इस प्लेट की वजह से टुवर्ड्स द प्लेट होगी, है ना। अगर इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालें तो वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट होगी, जबकि नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी, है ना। तो इसकी वैल्यू ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ई की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से क्या हो जाएगी? नेगेटिव प्लेट की वजह से इसकी वजह से हो जाएगी माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 0 आ गई, है ना, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पे बात करें इस रीजन में, तो इस रीजन में पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी जिसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, जबकि अगर इस नेगेटिव प्लेट की वजह से बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट ही होगी, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ भी इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन के साथ हम लोग ले रहे हैं ना, तो डायरेक्शन के साथ नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है हमारे पास। ठीक, यहाँ तो डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव साइन लगा था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वैल्यू आई, और इस रीजन में इसके बराबर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, यानी 0। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लेते हैं ई नॉट है, और ई नॉट की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई है। ठीक है, ये ई नॉट है और ई नॉट की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई है। कोई इशू नहीं होना चाहिए इतने में, उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मान लेते हैं कि इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है? डी है। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है? दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस डी है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स से कोई दिक्कत नहीं। तो अगर बात की जाए हमको निकालना क्या? हमको तो कैपेसिटेंस निकालना है ना, और C इज इक्वल टू क्यू अपॉन कितना होता है? क्यू अपॉन कितना होता है? C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V होता है ना। तो इनडायरेक्टली हमको कहां पे पहुंचना है? Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी से हमको क्या पता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर प्लेट्स की सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात की जाए तो सिग्मा की वैल्यू किसके बराबर होती है? सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन सरफेस एरिया के बराबर होती है कि नहीं होती? तो यहां से अगर Q की वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो Q की वैल्यू सिग्मा A के बराबर हो जाएगी, तो Q की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें चाहिए पोटेंशियल की वैल्यू। तो अगर बात करें इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल की वैल्यू V है ना, या पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, और E इज इक्वल टू हम लोग पीछे भी रिलेशन पढ़ के आए हैं माइनस dV बाई dr होता है। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो इस नेगेटिव साइन से हमारा कोई मतलब नहीं। क्या? सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की तो इस नेगेटिव साइन से हमारा कोई मतलब नहीं। तो E इज इक्वल टू dV क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मान ले V है, और डिस्टेंस कितनी दे रखी है? D दे रखी है दोनों प्लेट्स के बीच में, है ना। दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है? D दे रखी है। तो यहां से V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V इज इक्वल टू E इंटू D के बराबर हो जाएगी। कोई दिक्कत? अब पोटेंशियल की वैल्यू V इज इक्वल टू E इंटू D के बराबर हुई, जबकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितनी कंसीडर की है? E नॉट, तो इसको E नॉट ही लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा है। तो V इज इक्वल टू E नॉट इंटू D। सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन
between the plates of the capacitor, plates of the capacitor, plates of the capacitor। कभी कभी गाने सुनो तो ऐसे ही रमेश डीजे 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 करता है ना तो ऐसे प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। हमको क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमने क्या निकाली है? V इज इक्वल टू ई नॉट डी के बराबर निकाली है। तो यहां से हम जरा ई नॉट की वैल्यू ये वाली पुट करें, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना? तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी के बराबर होगी। तेज से चिल्लाओ, अगर दिक्कत हो, हम तक आवाज आनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, अगर कोई दिक्कत है, कहीं पे डाउट आता है तो पूछिए मुझसे, ठीक है? C इज इक्वल टू, अब हम क्या करें? डायरेक्टली हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई ना। देखो V की वैल्यू आ गई जो हमको चाहिए, C की Q की वैल्यू हमने यहाँ ऑलरेडी निकाल रखी है, बस कोई दिक्कत नहीं, उठा के वैल्यू पुट कर दो। सो कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल टू Q अपॉन V के बराबर होती है ना? होती है। कोई भी डाउट आए तो तुरंत पूछिए। Q इज इक्वल टू सिग्मा A, सिग्मा A, सिग्मा A, V की वैल्यू, V की वैल्यू, V की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये तो वैल्यू है, उठा के रख दी। Q की वैल्यू उठा के रख दी, ठीक है? तो सिग्मा A एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, नीचे बचा सिग्मा D, कैंसिल हो गया। A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D की वैल्यू आई, यानी कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी के बराबर मिला हमको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो ये भी प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है। आगे बढ़े, एक प्रूफ ऐसे ही है जिसमें हम क्या करेंगे? इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर देंगे और उसके लिए हम लोग कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जब एक बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी गई तो देखते हैं भैया जरा क्या होता है, क्या कहानी कह रही है। कहानी कह रही है कि अगर मान लो एक पॉजिटिव प्लेट है, इस तरीके से पॉजिटिव प्लेट टेढ़ी का हुई जा रही है भैया, पॉजिटिव प्लेट है, ये एक नेगेटिव प्लेट है और इसके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा हुआ है, ठीक, इस तरीके से। तो ये पॉजिटिव प्लेट है, ऐसे है पॉजिटिव प्लेट, ऐसे है नेगेटिव प्लेट, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी प्लस सिग्मा है और इसकी माइनस सिग्मा है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो पहले इनिशियल कंडीशन पे बात कर लेते हैं जरा। इनिशियल कंडीशन पे जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे रही होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ, है ना। पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट की तो होती है वैल्यू, काहे की, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने अंदर कितनी कैलकुलेट की है, ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इनिशियली क्या लिखेंगे, इनिशियली when there was no dielectric slab in between the plates, इनिशियली जब क्या था, कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी रही थी, ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट थी, जैसे अभी पीछे कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मान लें कि इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, डी है, कितनी डिस्टेंस है, डी, और हमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया है इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब बीच में लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने में आपको, ठीक। घर की खेती हमारे, ठीक, रख दी हमने। इधर थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, कुछ लोग कह लेंगे सर डाइलेक्ट्रिक स्लैब छोटी बना, ठीक है। तो एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने बीच में लगा दी है। अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने लगा दी है बीच में, तो जरा देखो, मान ले इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वैल्यू थिकनेस कितनी है, टी है, टी थिकनेस है इसकी, ठीक। तो इनिशियली जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं थी तो इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर द इलेक्ट्रिक फील्ड वाज गिवन बाय सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतनी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की थी।
अब क्या होगा, हमें पता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे जैसे ही हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन होना स्टार्ट होगा। पोलराइजेशन मतलब चार्ज सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, तो सारे इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के पॉजिटिव चार्ज किस तरफ एक्यूमुलेट होने लगेंगे, इस डायरेक्शन में, है ना। सब नेगेटिव प्लेट से अट्रैक्ट होंगे और सब यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, चार्ज सेपरेशन हो गया। अब अगर अंदर की बात करें डाइलेक्ट्रिक स्लैब के, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर क्या हो गया, एक इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई कि नहीं हो गई, जिसकी वैल्यू हम मान लेते हैं EP है। तो अगर हम बात करें इस अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई होगी E0 माइनस EP के बराबर। ठीक है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इतनी हो गई होगी, कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर बात करें सरफेस चार्ज डेंसिटी की, सरफेस चार्ज डेंसिटी की ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन सरफेस एरिया ही होगा। अभी भी इसके लिए पॉजिटिव होगा, इसके लिए नेगेटिव होगा, कोई इशू नहीं। अब हमें चाहिए क्या, फॉर द कैपेसिटेंस, अगर कैपेसिटेंस के लिए बात की जाए तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है। तो यानी चार्ज चाहिए हमको और V चाहिए, तो चार्ज हम यहां से निकाल लेंगे। यहां से वैल्यू चार्ज की क्या हो जाएगी, Q इज इक्वल टू सिग्मा A। चार्ज की वैल्यू तो हमको मिल गई। पोटेंशियल की वैल्यू हमको चाहिए, तो यहां जरा पोटेंशियल की बात करते हैं अंदर। सो द पोटेंशियल between the plates of the कैपेसिटर, अगर कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल की बात की जाए तो V इज इक्वल टू, कहां से हम लोग निकालेंगे, हमारे पास कोई फॉर्मूला है, सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में फिर से हम उसी रिलेशन पे चलते हैं, E इज इक्वल टू dV/dr के पास, वही हमारा सबसे पुराना मिथ है इस टॉपिक का, और इसी पे भरोसा करते हुए चलना है हमको। तो क्या करेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं किसके लिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए, तो इस नेगेटिव साइन से हमारा कोई मतलब नहीं, और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में अगर V मान लें तो ये V/d हो जाएगा। तो ये E0 की वैल्यू किसके बराबर है, V/d के बराबर। तो यहां से V की वैल्यू E0d के बराबर थी। ये कब थी, ये इनिशियली थी जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, है ना, तभी तो थी वैल्यू। लेकिन अब तो चेंज हो गई है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और है, बाहर डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और है। तो बाहर हमने कंसीडर कर रखी थी कितनी, E0, अंदर मान के चल रहे हैं E है। ठीक, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी है, E है। ठीक, तो बाहर के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए E0 कितने डिस्टेंस पे लगा हुआ है, D में से अगर हम T निकाल दें तो उस पे कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है, E0 काम कर रही है ना। E0 यहाँ इस रीजन में भी है और इस रीजन में भी है, जबकि T वाले रीजन में E0 की वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करते हुए दिख रही है, वहां पे E दिख रही है आपको। ठीक है, तो अगर इसकी बात की जाए, इसको निकाल दें तो वैल्यू E0 है, तो यानी D में से हम क्या निकाल दें, T निकाल दें, तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E0 है। लेकिन E भी तो वैल्यू है, और E वैल्यू कितने रीजन में है, E वैल्यू इस वाले रीजन में है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड T वाले रीजन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस विल गिव अस द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। कोई दिक्कत इतने में नहीं होगी। अब जरा एक चीज और देखते हैं हम, ये सब हटा दें, इसका काम खत्म हो गया। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, अगर वैक्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम देखें तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होती है। इनका रेशियो किसके बराबर होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर। तो यहां से E की वैल्यू जरा निकालो, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगा, ये उधर जाएगा, तो E0/K के बराबर होगी। तो क्या हम इस E की जगह E0/K रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, यही तो हम चाहते हैं। तो E0d-T प्लस E की जगह E0/K रख दें इंटू T हो गया। अब पूरे क्वेश्चन में हमको क्या दिख रहा है, बहुत अच्छे से E0 की वैल्यू कॉमन दिख रही है, तो अंदर क्या बचेगा, d-T प्लस T/K, इतनी वैल्यू मिल गई। इसको मिटा दें, काम खत्म, इसका काम खत्म। देखते हैं, V की वैल्यू हमने निकाल ली, चार्ज की वैल्यू हमने निकाल ली, उठा के फटाफट पुट कर दे, कोई दिक्कत नहीं। C की वैल्यू, देन कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस दैट इज C की वैल्यू क्या हो जाएगी, जरा देखो, C की वैल्यू हो जाएगी आपकी
सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू दैट इज सिग्मा ए अपॉन ई नॉट, ई नॉट की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट थी, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऐसे रख दिया हमने। ठीक, हमें चाहिए पोटेंशियल, तो ई नॉट की वैल्यू तो ये रख दी हमने, इसके साथ में ये भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना है डी माइनस टी प्लस टी बाई के, इतनी वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना लाल पीले। तो ए नीचे से एप्सिलॉन नॉट ऊपर आएगा, बचेगा क्या डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई ना। अच्छे बच्चे, हमने तुरंत प्रूफ कर लिया, एक बार में समझ में आ गया, देखा। बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, ध्यान हमको ये रखना है कि क्या निकालना है, कैसे निकलेगा उसको ध्यान रखना है। प्रूफ रटे नहीं जाते, प्रूफ को समझा जाता है, स्टेप बाय स्टेप आप समझ लो कि इसके बाद ये किया है हमने, इसके बाद ये किया है, आसानी से हो जाएगा। आप रटोगे तो भूल जाओगे, रटना पॉसिबल नहीं, क्योंकि 11 12 मिला के बहुत सारे प्रूफ है। तो ये इसकी वैल्यू आई कैपेसिटेंस की। अब जरा यहाँ पे एक कंसीडरेशन हम देखें जरा, ठीक है, अगर दिक्कत ना हो तो कंसीडरेशन देख लिया जाए। अब अगर हम बात करें कि इस T की वैल्यू D के बराबर थी, यानी थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, यानी अगर इफ D इज इक्वल टू T के बराबर था, पूरी क्या थी, हमने पूरा अटैच कर दिया था डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, जो कि इस पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बराबर थी साइज में, उनके डिफरेंस के डिस्टेंस के बराबर थी, तो उस केस में D बराबर T हो जाएगा। पुट कर दें यहाँ पे, तो C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट, नीचे हो गया D माइनस D प्लस D बाई के, कोई दिक्कत। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से ये डी खत्म हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ गया ना। उम्मीद है इन दोनों में से एक प्रूफ आपके लिए बोर्ड में रखा हुआ मिलेगा, या किसी बहाने से इसको पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी की वैल्यू क्या होती है, C नॉट के बराबर, यानी कैपेसिटेंस कब, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं थी तब की बात है, उसको K से मल्टीप्लाई किया गया, तो C इज इक्वल टू के C नॉट, K टाइम्स क्या हो गया है, कैपेसिटेंस increases by K times the initial कैपेसिटेंस, जो इनिशियल में कैपेसिटेंस था उसके कितने टाइम्स बढ़ गया, K टाइम्स बढ़ गया, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू थी उतने गुने बढ़ गया होगा कैपेसिटेंस। ठीक है, आगे बढ़े, आगे हम एक कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो देखते हैं कंडक्टिंग स्लैब में क्या डिफरेंस होता है और इसमें क्या डिफरेंस है। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको समझ लेते हैं। तीनों आपके कैपेसिटेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो गई हैं, ठीक है, यही तीनों प्रूफ इंपॉर्टेंट है। तो एक अब क्या बात करने वाले हैं, कंडक्टिंग स्लैब के रिस्पेक्ट में, कंडक्टिंग स्लैब के रिस्पेक्ट में। तो फिर से पूरी कहानी वही है, टी थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने मान ली है, सॉरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्यों मानेंगे, अब कंडक्टिंग स्लैब है तो कंडक्टिंग स्लैब मान ली है। और कंडक्टर के लिए बहुत अच्छी कहानी हमको पता है, क्या होती है कंडक्टर के लिए, कहानी होती है कि कंडक्टर अपने अंदर से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को पास नहीं होने देता। तो अगर ये कंडक्टिंग स्लैब है, क्या है, अगर ये कंडक्टिंग स्लैब है तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 रही होगी। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अंदर कितनी होती है, 0 होती है। तो इनिशियली अगर बात की जाए, फिर से वहीं से शुरू करते हैं, इनिशियली व्हेन देयर वाज नो conducting slab then इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, E नॉट वॉज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी थी, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसकी वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया था, है ना। तो यहां से क्यू की वैल्यू कितनी रही थी, क्यू की वैल्यू सिग्मा ए रही थी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उम्मीद है। सी की बात करें, इनिशियली जब कंडक्टिंग स्लैब नहीं थी तो सी नॉट की वैल्यू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी रहा करती थी, है ना, ए एप्सिलॉन नॉट डी रहा करती थी। ये कब रहती थी, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड वाज लाइक दिस, और ये वैल्यू तब रहा करती थी जब आपका पोटेंशियल कितना होता था, ए इंटू डी के बराबर, है ना, ए इंटू डी के बराबर। दिस वाज द वैल्यू, दिस वाज द इनिशियल वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस, initial value of the
कैपेसिटेंस व्हेन, कब, जब v इज इक्वल टू ई नॉट डी के बराबर था, है ना, v इज इक्वल टू ई नॉट डी के बराबर, तभी तो था। लेकिन अब पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो गई होगी कुछ ना कुछ, क्योंकि बीच में हमने कंडक्टिंग स्लैब रख दी है। तो अब जरा देखो v की वैल्यू नाउ अब पोटेंशियल कितना हो गया है, अब पोटेंशियल की वैल्यू हो गई है, टोटल जो डिस्टेंस थी उसमें से t खत्म हो चुका है, क्योंकि t वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0 है ना, t वाले रीजन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो ई नॉट की वैल्यू कहां है, ई नॉट की वैल्यू d माइनस टी वाले रीजन में है बस, बाकी वाले रीजन में e की वैल्यू कितनी है, 0 है। इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, किस वाले रीजन के लिए, t वाले रीजन के लिए। तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास v की वैल्यू ई नॉट डी माइनस टी बची है खाली। तो जरा देखो, अगर अब हम ये वैल्यू c में डालते हैं, c इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी में, तो q इज इक्वल टू सिग्मा ई नॉट की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, और ये अंदर वैल्यू है डी माइनस टी, तो सिग्मा सिग्मा कैंसिल, बचा क्या, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी बचा है। ठीक है, यही तो वैल्यू बची, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। जरा ध्यान से देखते हैं, ये फाइनल कैपेसिटेंस आया जब कंडक्टिंग स्लैब लग चुकी थी, तब की इनिशियल कैपेसिटेंस हमारा ये रहा था। अब जरा इस c को थोड़ा सा अरेंज करते हैं, c की वैल्यू जरा देखते हैं। तो c की वैल्यू क्या है, a एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी है, क्या करें, d से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत, d से मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं। तो c इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट, इस वाले d को इसके नीचे लिख लो, इस वाले d को क्या किया हमने, इसके नीचे लिख लिया, तो अगले वाले टर्म में क्या बचेगा, d माइनस टी, इन टर्म्स को एक पास लिख लिया हमने। ठीक है, तो c इज इक्वल टू, ये तो c नॉट की वैल्यू है, c नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हैं, ये c नॉट की वैल्यू है ना, c नॉट d अपॉन d माइनस टी, इतनी वैल्यू बची हमारे पास। तो ये कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई। तो उम्मीद है इन 3 प्रूफ में से एक जरूर आ जाएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करिए इसको एक बार समझ के अच्छे से 2 बार प्रूफ कर लीजिए, 3 बार कर लीजिए, जब तक आपको समझ में नहीं आता प्रूफ करिए। और फिर भी नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछिए, मैं आपको बिल्कुल रिस्पॉन्स करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।